31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। डेडलाइन स्टैंड रिजेक्टेड। इस्तीफे दें, मैं आपका मुंतजिर हूँ। इस्तीफे हमारा एटम बम है। झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई। इजहार ख्वाजा साद रफीक ने किया, 99.9 लोगों ने सपोर्ट किया। अंडर 186 सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम की हिकमत अमली पर हुकूमत की तरफ से काउंटर स्ट्रैटेजी भी सामने आ गई है, जो कि बड़ी ही दिलचस्प है। एक तो हुकूमत ने फैसला किया है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो मार्च के बजाय फरवरी में करवाए जाएंगे और सीक्रेट बैलेट के बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए ये इलेक्शन करवाया जाएगा। अब ज़ाहिर इसमें आईनी तरमीम ज़रूरत है, लेकिन आईनी तरमीम के बजाय आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है और इस सिलसिले में रेफरेंस भी जल्द सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाएगा। और इस दूसरी तरफ आज रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया ऑफिशियली, जो अल्टीमेटम पीडीएम की तरफ से आया था कि 31 जनवरी तक प्राइम मिनिस्टर हुकूमत छोड़ दें, तो उस पर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा वाज़ेह किया कि आपका जो अल्टीमेटम है, आपकी जो तजावीज़ हैं वो रिजेक्टेड हैं और आपकी कोई भी बात हम मानने को तैयार नहीं है। बल्कि शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो तो कह रहे हैं कि छोड़ें 31 जनवरी को, अभी के अभी आप लोग आ जाए, इतना इंतजार हमें करवाने की जरूरत नहीं है, हमने तब भी आपकी डिमांड नहीं मानी, लिहाजा अभी आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दें। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है गवर्नमेंट का, ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और जो हिकमत अमली है इस पर क्या अब पीडीएम को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, चूंकि अब पीडीएम सर्दी से भाग रही थी, इस्लामाबाद में धरना ना दिया जाए, लेकिन हुकूमत उन्हें दोबारा इस तरफ लेकर आ रही है। और लाहौर के जलसे के वाले से नाज़रीन कल तक बड़ी बहस जारी रही कि जलसा कामयाब था नाकाम था। उस पर हमने अपनी राय दी कि ना बहुत ज़्यादा कामयाब था ना बहुत ज़्यादा नाकाम था, बल्कि एक दरमियाने औसत दर्जे का एक ये जलसा था, बेहतर था लेकिन बहुत कामयाब नहीं था और बिल्कुल फ्लॉप भी नहीं था। लेकिन इस पर बड़ी एक कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब साद रफीक साहब के कल के पार्टी इजलास के अंदर से जो खबर सामने आई कि उन्होंने तनकीद की कि कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और ये भी उन्होंने कहा कि पार्टी में सजा और जजा का अमल होना चाहिए, जिस पर मरीम नवाज साहब ने कल इसकी तरदीद कर दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज पार्टी के ही रहनुमा MNA मियां जावेद लतीफ़ साहब ने अंदर की सारी कहानी जो है वो खोल के बयान कर दी है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है, बता दिया है कि वाकई में ख्वाजा साद रफीक साहब ने यह बात की थी और यकीनी तौर पर उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ कोट लखपत जेल के अंदर। वहाँ क्या बातें हुई, मुख्तलिफ चमगोइयाँ इस मुलाकात से मुतल्लिक भी चल रही हैं कि वहाँ पर मुफाहमत के हवाले से बात हुई, इस्तीफा न देने के हवाले से बात हुई। बहरहाल जो भी डिटेल्स है वो भी आपके सामने रखेंगे। और पेट्रोलियम बहरान के हवाले से नाज़रीन बड़ी अहम सूरत हाल है कि रिपोर्ट तो सामने आ गई है, गो कि ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सामने आई, लेकिन हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है कि हमने शफाफियत के असूलों को सामने रखते हुए ये रिपोर्ट जारी कर दी है। लेकिन क्या इसमें जो जिम्मेदारान हैं जिनका तयन किया गया रिपोर्ट के अंदर, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नवीद कंवर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, और मायूं अख्तर खान साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं जो पीडीएम की तरफ से कल अल्टीमेटम दिया गया था कि जो हुकूमत है, जो इमरान खान साहब हैं वज़ीर आज़म, वो 31 जनवरी तक मुस्तफ़ी हो जाएं, वरना 1 फरवरी को नई हिकमत अमली बना दी जाएगी, यानी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान कर दिया जाएगा। उस पर आज जो हमें रद्द-ए-अमल सुनने को मिला शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं कि इतना इंतजार ना करें, जल्दी से ये काम कर दें और आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। ज़रा सुना दें शाह साहब का मौका। हम आपके अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हैं। आप कहते हैं 31 जनवरी तक PM मुस्तफ़ी हो जाएं। हम वाज़ेह कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन। आप कहते हैं कि असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं असेंबलीज विल नॉट बी डिसॉल्व। ये जो डेडलाइन आपने दी है, दैट डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड। डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड के हवाले से 2 ट्वीट्स तो पहले मशहूर थी, आज ये शॉर्ट भी आ गया रिजेक्टेड का। तो आसिफ किरमानी साहब, ये जो डेडलाइन दी गई है 31 जनवरी की, अब तो हुकूमत ये कह रही है आपसे, जिसके खिलाफ आपने लॉन्ग मार्च करना है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी हम कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, आपकी जो तजावीज़ है, आपका अल्टीमेटम है वो रिजेक्टेड है। और शेख रशीद साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इंतजार क्यों करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं जनवरी तक का, जल्दी आ जाए, जरा आजकल ही आ जाए, करें लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुक्रिया जी। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी बिल्कुल। गुजारिश ये है कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने क्लिप सुनाया है, काश इन्होंने कश्मीर के मामले पर भी जो सरेंडर किया है, काश ये मोदी की उस मूव को भी इसी शद्दोमत के साथ रिजेक्ट करते। वहाँ तो ये एक्सेप्ट करके बैठ गए जो मोदी ने कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा किया है। इनका दरअसल जो कह ले ज़ोर या गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है जो, वो सिर्फ पाकिस्तानियों पे निकलती है। कभी आटा महंगा करके, कभी चीनी महंगी करके, कभी पेट्रोल महंगा करके, कभी LNG की कीमतें जौन सी हैं महंगी कीमत पर ख़रीद कर। मसला ये है कि ये हुकूमत जौन सी है ये बुखला चुकी है और इनको दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि पूरी कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने किसी को क्या रिजेक्ट करना है? पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम के हाथों यह हुकूमत रिजेक्ट हो चुकी है, जिस महंगाई में मुब्तला कर दिया है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि ये बहुत जल्दी माशाल्लाह पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ेगी। तो इन्होंने तो लोगों का चूल्हा बुझा दिया है। तो लोग तो इनको रिजेक्ट कर रहे हैं और इसी रिजेक्शन को लेकर जो PDM है, जो अवाम ने रिजेक्ट किया इस हुकूमत को, इसीलिए PDM ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी है इनको जी। सही। तो सर 31 का टाइम क्यों? हुकूमत तो कह रही है जल्दी करें, अभी आ जाए। इतना इंतजार खुद भी क्यों कर रहे हैं, हमें भी क्यों करवा रहे हैं? आए अपना जोर आजमा लें। ये वाला भी उन्हें तो एतमाद है, वो तो बड़े पूरे एतमाद है, बुखलाए हुए तो नहीं है। ये हुकूमत हमारे से भी ज़्यादा जल्दी में है घर जाने के लिए। हमने तो फिर भी इनको 1 महीना दे दिया है 31 जनवरी तक का। इनको तो हमारे से भी ज़्यादा जल्दी है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा जो एक यहाँ तारीख़ी लॉन्ग मार्च जब होगा तो उसके बाद तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा जी। आप मेरी बात आज लिख लीजिए। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के गरीब अवाम का, सफ़ेद पोश तबके का हशर नशर कर दी है, तो इनको तो जल्दी है हमारे से भी ज़्यादा। ठीक है नवीद कमर साहब, ये जो पहले दावे हुए कि अक्टूबर में ये दावा हुआ कि दिसंबर में ये इस हुकूमत को दिसंबर देखना नसीब ही नहीं होगा, फिर हुआ जी कि 8 दिसंबर को आर या पार हो जाएगा, वो आर या पार भी नहीं हुआ। फिर 13 दिसंबर के वाले से बड़ी थी कि बड़ा तारीख सा जलसा होने जा रहा है, हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, वो भी ना हुआ। फिर यह था कि जनवरी के अंदर हुकूमत को घर भेज देंगे, हर सूरत में यह हुकूमत जनवरी में ख़त्म हो जाएगी। ये बयानात हर किसी ने दिए, PDM के तमाम बड़े रहनुमाओं ने दिए। अब जनवरी से मामला चला गया फरवरी पर। ये क्यों आप हुकूमत को टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं इस तहरीक के वाले से? अगर इतना कॉन्फिडेंस है, हुकूमत इतनी नाअहल करप्ट है, फिर इसे आप गिरा क्यों नहीं देते? अगर आपको अपने आप पे इतना एतमाद है, कहीं मौसम से तो नहीं डर रहे या फिर कोई और हिकमत अमली है इसमें? तो इस्लामाबाद का मौसम बड़ा ठंडा है। पॉलिटिकल जो भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर है उसका एक मोमेंटम होता है। ये तो पता नहीं अक्टूबर में किसने कहा था, मेरे तो इल्म में भी वो मौलाना साहब ने कहा था कि दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा। नहीं मतलब प्लीज देखिए, जो डेडलाइन थी आपने भी जैसे कहा कि सेनेट के इलेक्शन से पहले जाहिर है कि अपोजिशन चाह रही थी कि जो भी हो फैसला इस सारी चीज़ का उससे पहले हो जाए, और इस हिसाब से परहैप्स मार्च या जैसे आप कह रहे हैं फरवरी जो है वो ही डेडलाइन है, और उससे टेक्निकली बहुत चीज़ों का फर्क पड़ जाना है। तो एक तो डेडलाइन पहले दिन से ये थी और यही है, उसके लिए पूरा एक प्लान चॉकआउट हुआ, वो आपके सामने है। जलसे सारे मुल्क में होने थे वो हुए। अब जो है अल्टीमेटली जो है वो इस्लामाबाद का जो लॉन्ग मार्च और ये पहले दिन जो APC हुई थी उसमें ये सारा प्लान चॉकआउट हुआ था। तो आई डोंट थिंक ये कोई इसमें इबाम था। अगर किसी ने उसमें से कुछ और इंटरप्रेट करना है तो अलग बात है। लेकिन अब बात यह है कि हुकूमत तो जाहिर है यही चीज़ें कहेगी ना भाई आज इस्तीफा दे दो वगैरह वगैरह, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या रिजेक्शन जो है शाह महमूद का। शाह महमूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तब भी
ये समझने की बात है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह से घर बैठ के तो नहीं करेगी जब तक कि वो उसको किसी न किसी तरीके से प्रेशर नहीं आता, और प्रेशर अवाम का ही आ सकता है। प्रेशर कोई हमारे पास एम्पायर की उंगली नहीं है जो कि जिसके आसरे में हम निकले। जो लोग हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों के ऊपर रोज एक नया जो है वो तूफान बर्पा होता है। लेकिन नवीद कंवर साहब, ये जो 31 जनवरी का अल्टीमेटम था हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देने के लिए जो दिया गया था, वो तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ गया कि इतना इंतजार क्यों? वो कह रहे हैं 31 जनवरी तक आप इंतजार ना करें, मैं इस्तीफा तब भी नहीं दूंगा, मैं आज ही हम अनाउंस कर रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, तो फिर भी आप 31 तक वेट ही करेंगे? आप हम वो नहीं मान रहे, जो हमने कहना था वो हमने कहा, जो उसने कहना था उसने कह दिया ना। तो ये तो जैसे मैंने कहा टेक्निकल बातें होती हैं, वो ये कही जाती हैं। जो असली चीज देखने वाली है कि जब लॉन्ग मार्च होगा उसका क्या मोमेंटम बनता है, क्या लोग आते हैं और उसका क्या प्रेशर आता है गवर्नमेंट पे, वो असली बात होगी ना कि ये कि मैंने क्या कहा और मेरे जवाब में किसी और ने क्या कहा वगैरह वगैरह। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हुमायूं अख्तर खान साहब, हुकूमत क्यों इतनी बेताब है कि लॉन्ग मार्च जो आपने फरवरी में करना है वो अभी कर लें? कल में आपके वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्यों आप 31 जनवरी तक का वेट कर रहे हैं, आए जल्दी आए, आज ही करें ये लॉन्ग मार्च। हमने तो 31 को भी हमारा फैसला वही होगा जो आज हमारा फैसला, इसलिए जल्दी कर लें। ये जल्दी हुकूमत को क्यों इतनी है कि जल्दी से ये लॉन्ग मार्च कर दिया जाए, अपोजिशन जल्दी आ जाए, जनवरी तक का वेट ना करें? कहीं आप भी उन्हें इस्लामाबाद की सर्दी में फंसाने का इरादा तो नहीं रखते कि एक इम्तिहान में डाल दिया जाए? इन्होंने खुद अपने आप को इम्तिहान में डाल दिया है जी, अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि माजी में इससे बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। इमरान खान साहब का 2011 का, 2018 का, बीच में लाहौर मीनार पाकिस्तान के बहुत से जलसे देख लें। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब तशरीफ लाई 1986 में, तारीखी इज्तिमा हुआ, लेकिन उससे हुकूमत नहीं गिरी। वो एक त्यारा क्रैश हुआ, तभी वो इलेक्शन हुए, उससे पहले तो कोई नहीं करा सका। इसलिए, और जब एक रियल मूवमेंट बनती है पाकिस्तान में, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1967 की जो मूवमेंट है बनी, या PNA की मूवमेंट 77 की बनी, उसके नतायज आपके सामने हैं कि उसके नतीजे फिर क्या निकले। तो PDM को वो भी जरा सोच लेना चाहिए। लेकिन इनकी मूवमेंट का किसी किस्म का कोई मोमेंटम नहीं है। हमने पहले दिन से कहा है कि ना सिर्फ PDM के आपस में बयानिया का फर्क है कि एक कुछ एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते, कुछ रेसिग्नेशंस कर रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते। बार बार हमने कहा, और अब ये बहुत सुनने में आ रहा है इस जलसे के बाद, PMLN के अंदर बड़ी नाइत्तफाकी है। एक नाइत्तफाकी, एक शहबाज ग्रुप है, एक नवाज शरीफ और मरियम ग्रुप है, और आपने क्योंकि पंजाब का कंट्रोल साल से शहबाज शरीफ और हमजा नवाज के पास रहा है, आपने उसका हशर अब देख लिया लाहौर में। लाहौर तो बाहर ही नहीं निकला। तो ये हुमायूं अख्तर खान साहब, आपको क्या लग रहा है? बात मुकम्मल कर दूं। मैंने 30 साल लाहौर की सियासत की है, लाहौर तो एक्टिव ही नहीं हुआ। ये तो जो भी लोग आए PMLN के, वो बाहर से आए, बाकी ये पीपल पार्टी के लोग थे और मौलाना साहब के लोग थे। सो जब जलसा कामयाब होता है ना, तो उस पर बहस नहीं होती कि फलां ने कहा कामयाब है, फलां ने कहा नाकाम। वो कामयाब होता है। इमरान खान का जलसा 2011 का किसी ने कोई आर्ग्यू नहीं किया। सही है। भुट्टो तशरीफ लाई, किसी ने आर्ग्यू नहीं किया। वो बड़ा जलसा था, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होती। अच्छा। अब इनके पास देखें, एक और वजह यह है कि इनका जो बयानिया है कि ये जो फौज को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, कम से कम वो तो रद्द हुआ है जी, लाहौर की सतह पर रद्द। अच्छा, मेरा इसी से मुताल्लिक आपसे सवाल है हुमायूं साहब। भी आ रहा था। दूसरा ये है, एक बात और कह दूंगा। दूसरा ये है कि देखिए, ये लोग कई बार 4 मरतबा वफाक में आ चुके हैं, सिंध में आ चुके हैं 6 मरतबा, पंजाब में 5 मरतबा। अब अगर इनको अवाम का इतना दर्द है या मुल्क के मसाइल हल करने का इतना दर्द है, तो मुझे कोई एक ऐसी नुस्खा बता दें जो ये पूरी 11 पार्टियां पेश कर रही हैं, जिससे को मुल्क की भलाई हो जाएगी या अवाम की हालत बेहतर हो जाएगी। मुझे नुस्खा ये बता दी। वो 11 जमातें तो ये कह रही हैं कि फौरी नए इंतखाबात ही उस मसले का हल है, कि आपकी हुकूमत जाएगी तो उसी में इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो पोशीदा है। लेकिन आपने जो बात की थी मुफाहमत की सियासत की, शहबाज शरीफ साहब की तरफ आपने इशारा भी दिया था कि उनका जो बयानिया है और मियाँ साहब का कुछ और है।
अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, चूंकि पीडीएम के अंदर जाहिर है वो भी एक अहम जमात है, पीपल्स पार्टी, तो वो इन दोनों बयानियों के अंदर पीपल्स पार्टी फंस के तो नहीं रह गई कहीं? जिस तरह आज जो बिलावल साहब की मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, आपको क्या लग रहा है, आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है कि ये सिर्फ जो मुलाकात थी ये ताज़ियत के लिए ही थी या फिर इसका मकसद कुछ और भी था? क्या लग रहा है आपको? अब इसी ताज़ियत भी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी कि बिलावल भुट्टो एक नौजवान है और मैं ये समझता हूं कि ये जो पीडीएम की सारी पार्टियां बैठी हुई हैं ना इस देश में, इसमें बिलावल भुट्टो ज्यादा सियासी सूझबूझ और ज्यादा मैच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। तो आज जो उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात थी, उस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या आपको इसका मकसद आपको क्या लग रहा है ताज़ियत के अलावा? ताज़ियत तो था, चले उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि समर के देखिए पीएमएलएन के अंदर जो दरारें हैं ये एकदम वाज़े नहीं होंगी, आप देखेंगे, बट ये कोल्ड वॉर जारी रहेगी और इस कोल्ड वॉर से इसके नतीजे यही होंगे कि लाहौर का जलसा हुआ, आपकी सेंट्रल पंजाब जो है इर्द गिर्द सारा पीएमएलएन की सीटें हैं और लोग जो आप प्रोड्यूस कर सके वो आपके सामने हैं। ओके, ये नतीजे इन दरारों के नतीजे होते हैं, ये अभी सिमर करेंगे, लेकिन ये आखिर में क्या नतीजा निकलता है वो वक्त बताएगा। ठीक, शायद यही वजह है कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर आसिफ किरमानी साहब सजा और जजा की बात हो रही है कि लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। इस हवाले से कल ख्वाजा साद रफीक साहब से मंसूब एक बयान भी चला मीडिया के अंदर, रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कल पार्टी के इजलास के अंदर शिकायत की कि बहुत सारे लोगों ने जलसे के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, इसलिए उनके लिए सजा और जजा का निजाम होना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कल इसकी तरदीद कर दी थी। मैं चाहता हूं पहले वो तरदीद आपको सुना दी जाए जिसमें उन्होंने मीडिया पे तनकीद कर रही थी कि मीडिया ने गलत खबर चलाई। जरा सुनाइए जी। जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। अब मरियम साहबा जिस खबर को झूठी खबर कह रही थी, आज मुस्लिम लीग नून के ही मियां जावेद लतीफ साहब ने उस खबर को सच्ची खबर करार दे दिया। उन्होंने क्या कहा जरा सुना दें जी। जो जमात किसी के जुमा कोई ड्यूटी लगाती है तो क्या उसको पूरी नहीं करना चाहिए? लाहौर के जलसे का कोई भी इंचार्ज होता तो उसको ये बात कहना चाहिए थी, सो उन्होंने कही। ये जजा सजा की बात इस तनाजर में की गई है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। ये एक हकीकत है जिसको हम तस्लीम करते हैं। उसका इजहार ख्वाजा साद रफीक ने किया और उसको पार्टी के 99.9 लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके जवाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि माजी में ये सिलसिला अगर नहीं हो सका तो अब ऐसा नहीं है। जी आसिफ किरमानी साहब, ये सजा जजा वाली बात तो दुरुस्त साबित हुई। सजा जजा तब होती है जब किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई होती, वो बात भी उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। तो जो बात मायूं अख्तर खान साहब कर रहे हैं वो फिर ठीक कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर काफी कुछ चल रहा है, काफी गड़बड़ चल रही है। आप ज़रा हौसला करें, किसी नतीजे पे ना भी पहुँचें और मुझे ज़रा पूरी बात करने का मौका दीजिए, क्योंकि आप एक सवाल में 10 सवाल कर देते हैं। हाउएवर मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे इतना तो पता था कि हुकूमत के हवास पर लाहौर का जलसा सवार है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था, अंदाज़ा था कि ये जलसा इनकी रातों की नींदें और दिन का चैन और सुकून बर्बाद कर चुका है। गुजारिश ये है कि आप किसी पर मत जाइए, जलसा बड़ा था छोटा था। क्विकली मैं आपको BBC जो बैनुल-अक़वामी एक नशरियाती इदारा है उसका एक सेंटेंस में सुना देता हूँ, अब सुनिए मेरी बात। BBC का नामा निगार के मुताबिक वो कहते हैं कि हमारी नामा निगार के मुताबिक जब शाम ढलना शुरू हुई तो जलसा गाह में शुरका की तादाद बढ़ने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि जलसा गाह भर गई और आज़ादी पुल पर और ग्राउंड से बाहर भी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके बाद तो मैं समझता हूं कि इनका जो प्रोपेगेंडा है उसके गुब्बारे से हवा निकल गई और ये एक भरपूर और कामयाब जलसा था। मियां जावेद लतीफ साहब असल बात देखिए,
मेरी एक सेकंड जी, मुझे अब मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर इस तरह फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू करना। मेरी बात मुकम्मल होने दें, मुझे पहले ये जलसे पे बात करने दें। तो ये आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी जी बिल्कुल, बोले करवाएं साहब जी। तो जलसे की तो ये है कि हम एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, बीबीसी जो है उसका कोई एट स्टेक नहीं है, उसने इस जलसे को भरपूर कामयाब करार दिया, तो इसलिए तो ये इनकी एंग्जाइटी समझ आती है। नंबर 2, जहाँ तक आपने बात की है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, तो उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी तरदीद कर दी, और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से भी जब आज ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी इसकी वाज़िया तरदीद की है। इसके बाद जिससे मंसूब की गई ये बात ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से और मरियम नवाज से, जब उन्होंने दोनों ने इसकी तरदीद कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि इस बहस को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, और हमें जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, जिन मसाइल में इस हुकूमत ने पाकिस्तान के गरीब आवाम की महंगाई से कमर तोड़ दी है, असल पाकिस्तान का इशू वो है, और ये वही इशू है जो अपोजिशन जो है, जो पीडीएम है, वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की, पाकिस्तान के मजदूर की, किसान की, लेबर की, ट्रेड यूनियनिस्ट की और सफ़ेद पोश तबके की आवाज़ बनकर आज बाहर निकल रही है, और उसके कामयाब जलसे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जो डेडलाइन हमने दी, आप देखिएगा, मैंने तो जैसे पहले कहा ना कि इन्हें तो हमारे से भी ज़्यादा जल्दी है, ये सेनेट के इलेक्शन भी जल्दी करवाना चाहते हैं। इनको एक्चुअली मैं दोबारा कहूँगा, इनको और कुछ नहीं, घर जाने की अब जल्दी, और ये घर जाने की तैयारी करें। किरमानी साहब, पार्टी के अंदर जो मैंने बात की, मायूं अख्तर खान साहब ने भी बात की, काफ़ी कुछ चल रहा है, और आज तो जावेद लतीफ़ साहब ने यहाँ तक कह दिया कि कुछ 4-6 लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल की वो बात करें पार्टी के अंदर, जरा वो भी सुना दें जी। 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अब भी खेल रहे हैं, और ये लीडरशिप को पता होता है, तो एक वक्त आएगा कि वो सिर्फ उसी साइड पे खेलेंगे जहां लीडरशिप उनको खिलाना चाहेगी। यानी ये लीडरशिप उन्हें दोनों तरफ खेलने का कह रही है, या फिर ये तकसीम है पार्टी के अंदर यही कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है बार बार? देखिए, पार्टी मेरी है और दरारें इनको नजर आ रही हैं, मैं अब क्या कह सकता हूं। जावेद लतीफ साहब को भी नजर आ रही है सर, हर जमात में, और हर जमात में आप, हर बंदे का एक ओपिनियन होता है, हर बंदे की एक राय होती है। अब उस राय को आप अगर जावेद लतीफ़ साहब, मैंने नहीं उनका सुना, ये आपने अभी सुनाया, मुझे नहीं मालूम था उन्होंने क्या बात कही है, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर वही कहूँगा कि जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की, तरदीद की, जो साद रफ़ीक साहब ने बात की, तरदीद की, ये हमारी पार्टी है, और मेरी गुजारिश इनसे होगी है कि अपनी जमात की फिक्र करें, ये अपने घर की खबर लें, ये हमारी पार्टी की फिक्र ना करें। हमारी पार्टी में हर कोई बात करता है, जमहूरियत में हर कोई बात करता है, हर कोई ओपिनियन देता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो बात मरियम नवाज साहिबा ने कही और ख्वाजा साद रफ़ीक ने कही, मैं उस बात को ही दोबारा आपकी खिदमत में भी अर्ज करूंगा। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा भी नायब सदर है, जावेद लतीफ़ साहब भी पार्टी में नायब सदर का उनके पास भी होता है, सीनियर रहनुमा है, उनकी बात का भी यकीनी तौर पर वजन तो है, जो बात कर रहे हैं उसे भी नेगेट नहीं किया जा सकता। नवीद कंवर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज जो मुलाकात हुई मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, एक तो उस मुलाकात पे भी आपसे मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, दूसरा जो उन्होंने इस मुलाकात के बाद गुफ्तगू की इस्तीफों के वाले से, जरा वो मैं तो पहले उस पर आपकी राय ले लीजिए, जरा सुनाएं जी बिलावल साहब ने क्या कहा। डायलॉग का इस वक्त जो है, इस माहौल में, जब एक कठपुतली वजीर आजम है, फिर कठपुतली का कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली का कठपुतली वजीर आला है, मैं कहाँ नेशनल डायलॉग करूँ, किस फोरम पे नेशनल डायलॉग करूँ? इस्तीफे हमारा एटम बम है, और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाए। नवीद कंवर साहब, बिलावल साहब इस्तीफों को एटम बम करार दे रहे हैं, और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देखने वाले भी यकीनी तौर पर जानते हैं कि एटम बम जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, डिटरेंस के लिए जो है वो यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम 1-2 मौके पे एटम बम इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल कोई नहीं करता इसे, ये डिटरेंस के लिए होता है। तो आप भी ये डराने के लिए, हुकूमत पे दबाव डालने के लिए इस एटम बम को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तीफों के इस्तेमाल नहीं करना। एटम बम बनाने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, जाहिर है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये अल्टीमेट वेपन होता है।
ये वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। इसी तरह से इस्तीफे भी वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ही होते हैं ना, कि आप पहले सारे तरीके आजमाते हैं और उसके बाद जब मौका ऐसा हो कि इस्तीफा देने से जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स गिरती हैं। और ये पहली दफा नहीं है, हम एक दफा पहले भी इस्तीफे दे के और अल्टीमेटली वो दैट हैपेंड टू बी द लास्ट डे ऑफ द गवर्नमेंट। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मोहतरमा ने इस्तीफे पेश किए थे। तो ये कोई नई बात उस लिहाज से नहीं है, लेकिन इसको ऐसी चीज नहीं है कि हम कह दें कि जी बस हम आज निकले, कल हम इस्तीफा दे देंगे और फिर घर चले जाएंगे। इस तरह से नहीं होगा। वो तो सर ऐलान हो गया, इस्तेमाल होगा। वो तो ऐलान हो गया सर के 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम है, 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की डेट दी जाएगी, इस्लामाबाद आकर इस्तीफे दे दिए जाएंगे। वो तो ऐलान हो गया कि फरवरी में इस्तीफे देने आपने। उससे पहले तहरीक अदम एतमाद कोई नहीं आ रही, अब जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उन्हें तोड़ने की बात कोई नहीं हो रही। समझ देखें, पॉलिटिक्स में सारे कार्ड्स जो है ना एक ही वक्त पे नहीं पे किए जाते। बात यह है कि आपको डेट्स दी गई हैं 31 तक जो है, उसके बाद ही ये लॉन्ग मार्च जो है शुरू होगा। अनलेस डेट्स आर चेंज, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि फरवरी में ये लॉन्ग मार्च होगा। और लॉन्ग मार्च शुरू करते हुए लाहौर से निकलते हुए तो, या जहां से भी निकलेंगे, कराची से निकलते हुए तो इस्तीफा नहीं देते ना। वो तो इस्लामाबाद पहुंच कर दिया जाएगा। जब आप पहुंचते हैं, इस्लामाबाद पहुंचते हैं, एक माहौल क्रिएट होता है, उसी में आप इस्तीफे की बात करते हैं ना। आप आज से ही तो नहीं ये बात करते। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मुश्किल ये है कि इतनी सारी मीडिया। लेकिन नवीद कमर साहब, इसमें जो हिकमत अमली हुकूमत की सामने आई है, जो उन्होंने काउंटर स्ट्रेटजी सामने लाई है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने जी आपने जो मार्च करना था फरवरी के महीने में, आपने मार्च करना था, इस्लामाबाद की तरफ आके इस्तीफे देने थे। ज़ाहिर उसका मकसद एक तो ये था कि जो इलेक्टरल कॉलेज है सेनेट के इलेक्शन के लिए, उसे मुतासिर कर दिया जाए। अब हुकूमत की जो काउंटर हिकमत अमली सामने आई है, वो तो फरवरी के अंदर ही सेनेट का इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। नहीं समर, अगर आप पिछले उस पे देखें जो सेनेट के इलेक्शंस उमूमन फरवरी में ही होते हैं, फरवरी के आखिर में होते हैं। अब उसको कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट सारी चीज को सबोटाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अब जहां उनके पास प्रोगेटिव है वो करेंगे, लेकिन कोई इतना बड़ा मतलब ये एटम बम नहीं था कि जी मार्च में होने और फरवरी में होने। मार्च में तो ओथ टेकिंग होती है, जब एक सेनेट का टर्म खत्म होता है और अगला सेनेट का टर्म शुरू होता है, तो प्रोसेस तो हमेशा फरवरी में शुरू होता है। वो तो शेड्यूल वगैरह आ जाता है, लेकिन सर वोटिंग वगैरह अमूमन जाके मार्च के अंदर ही पहले हफ्ते में हो जाती है। लेकिन आपका तो मकसद सर फिर सारा फोत हो जाएगा अगर शेड्यूल आ गया फरवरी के मिड का कहीं आ जाता है। अगर वो पहले भी करते जाएंगे तो कितना पहले कर सकेंगे, वो बात सारी देखने वाली है ना। कोई कानून भी होता है और कानून में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, कितने दिन आप किस चीज के लिए देंगे। तो अब आप फिर कहेंगे कि अच्छा फिर जनवरी में करा लेते हैं, दिसंबर में करा लेते हैं, तो फिर मेलाफाइडे अगर आपने नजर भी आना है तो फिर अलग बात है ना। जैसे आप ये बातें हो रही हैं ओपन वोट की, भाई ओपन वोट हमारा जो लॉ है वो अलाउ नहीं करता। हर वोट जो है अनलेस इट्स एन असर्टेनमेंट या कोई वोटिंग जो होती है वो हमेशा सीक्रेट बैलेट होती है। उस पे कॉन्स्टिट्यूशन भी वाज़ेह है, उस पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी वाज़ेह हैं। अब बजाय इसके वो कानून में तब्दीली लाएं क्योंकि उनको पार्लियामेंट पे कोई यकीन नहीं है। अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 184 में हम जाएंगे, उनसे जाके हम ओपिनियन लेंगे। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओपिनियन, इट्स अ मैटर ऑफ लॉ। और लॉ जो है वो कानून साजी से चेंज होता है, वो ओपिनियन से चेंज नहीं हो। बिल्कुल, जो आपने निशानदेही की ये बड़ा अहम नुक्ता है जिस पे भी नवीद कमर साहब ने बात की। मैं भी इसी नुक्ते की तरफ नाज़रीन आपको लेके आना चाह रहा हूँ। आज जो हुकूमत ने फैसला किया है कि सेनेट के जो इलेक्शन है वो फरवरी में करवाए जाएंगे और शो ऑफ हैंड से, सीक्रेट बैलेट नहीं होगा। ज़रा शिबली फराज साहब का आपको शॉर्ट सुनवा देते हैं कि इसका मकसद वो क्या बता रहे, फिर मैं आपको बताता हूँ कानूनी नुक्ता इस पर। तय हमने ये किया कि अंडर 186 जो है तो सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे। हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि
वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए वो इलेक्शंस हो। हम यही उम्मीद करते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से काफ़ी पहले इस पे हमें गाइडेंस मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। अब नाज़रीन, जिस आर्टिकल 186 की बात की जा रही है, इस आर्टिकल 186 के तहत किसी भी अहम जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का नुक्ता है उस पर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो राय मांग सकते हैं, ओपिनियन जो है उनसे मांगी जा सकती है। और इस पर नाज़रीन जो आर्टिकल 226 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि अब ये फैसला हुआ है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोटिंग होगी, सीक्रेट बैलेट नहीं होगा। तो आर्टिकल 226 ये कहता है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। और कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओपिनियन है या उनकी राय है वो आइन का मुतबादल नेमल बदल या उस पर हावी नहीं हो सकती। इसलिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत को हर सूरत में आइनी तरमीम ही करनी पड़ेगी इस मकसद के लिए, अगर उन्हें सीक्रेट बैलेट के बजाय शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोटिंग करवानी पड़ती है। मयूर तरहान साहब, ये जो फरवरी में सेनेट का इलेक्शन करवाना, इसका मकसद क्या पीडीएम की जो हिकमत अमली है उसको मुतासर करने के लिए काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर आप लेकर आए हैं, या फिर वैसे ही आपका प्लान था कि फरवरी में करवा देते? अव्वल तो ये सेनेटर्स जो रिटायर हो रहे हैं इनकी एक रिटायरमेंट डेट है सारों की, और उससे पहले अगर इलेक्शन किसी किस्म का हो तो वो इनकी रेसिग्नेशंस पे ही होगा। और रेसिग्नेशन का आपको मालूम है कि रेसिग्नेशन पे सेनेट की जो सीट है वो तो आ सकता है सर, वैसे हलफ जो है वो बाद में उठा लें। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। सेनेट की एक टर्म होती है, सेनेट इस तरह नहीं होती कि बीच में ही वो टर्म आदि होगी। सेनेट अगर सेनेटर बीच में खुदा ना खास्ता वफात पा जाता है या रिजाइन कर देता है तो जो नया सेनेटर आता है वो उसकी बकाया टर्म के लिए आता है। ओके, सो ये अभी जब रिटायरमेंट प्रॉपर होगी उसके बाद नया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो रिटायरमेंट डेट हो सकता है फरवरी में ही हो, मुझे नहीं मालूम। दूसरी एक बात जरा आपको मालूम है कि सेनेट के इलेक्शंस में बहुत दफा इल्जामात लगाए जाते हैं, बल्कि अभी जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, बाकी पार्टियों की सुन ले, जो तरह तरह के इल्जामात सीक्रेट बैलेट पे आ रहे थे वो आपके सामने है। अब हमारी देखिए, हमारी वफाक में, हमारी पंजाब में, केपीके में, बलोचिस्तान में हमारी हुकूमतें मौजूद हैं। अगर हमारी नीयत खराब हो, हम सिटिंग गवर्नमेंट हैं, तो हम तो चाहेंगे सीक्रेट बैलेट हो। अगर हमारी नीयतें खराब हो, हमें मालूम है कि सिटिंग गवर्नमेंट्स क्या करती हैं सेनेट। तो सर इस पे मेरा पॉइंट सुन लेना जी। हम बतौर सिटिंग गवर्नमेंट कह रहे हैं कि क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं और हम किसी किस्म की करप्शन नहीं चाहते, तो आए ये हम जो इलेक्शन है इसको सीक्रेट बैलेट में नहीं रहने देते। आइन में जो चीज है वो बदल भी सकती है ना, सब पार्टियां मिलकर चेंज भी कर सकती हैं उसको। अब मैं समझता हूं कि जो पार्टी इस वक्त ये कह रही है कि किसी सूरत में हम इसको सीक्रेट बैलेट खत्म नहीं होने देंगे, या तो उनकी नियतों में कुछ कमी है, और या फिर आप देखेंगे कि जब वो सीटें हारेंगे और जो वो सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगी, वो उल्टा हम पे, गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाएंगे। बहरहाल हमायूतर खान साहब, आप वाली बात बिल्कुल उसी पॉइंट को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं जो आपने कहा कि हुकूमत को तो ज़्यादा सूट करता है कि सीक्रेट बैलेट हो, उसमें गवर्नमेंट फ़ायदा उठाती है, ज़्यादा उनकी तरफ लोगों के आने का चांस होता है वोट्स का, चूँकि खुफिया बैलेटिंग है। लेकिन एक तो आईनी पोजीशन आपके सामने मैंने रखती है, वो जमातें जो कि इस वक्त आपकी हुकूमत का ही खात्मा चाहती है, सेनेट के इस इलेक्शन को ही रोकना चाह रही हैं, तो वो क्यों इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ लेंगी। और दूसरा जो एक खबर भी है, वो खबर यह है कि ये जो सीक्रेट बैलेट की जगह पर जो आप शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोटिंग करवाना चाह रहे हैं, इसमें शफाफियत से ज़्यादा जो नुक्ता इसके पीछे जो मुज़मिर है वो ये है कि काफ लीग से घबराई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर, क्योंकि बहुत सारे आपके एमपीएस जो हैं वो काफ लीग की क़यादत के साथ राब्ते में हैं, और आपको खुफिया तौर पर यह शक भी है, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि काफ लीग को काफ लीग की तरफ ना चले जाए लोग आपके। मुख्तसर जवाब देखें समर, मेरी बात सुने। काबिल एहतराम हमारे साथी हैं काफ लीग, लेकिन उनकी जो वोट्स हैं पंजाब में और वफाक में वो आपके सामने हैं, वो कोई ऐसे नहीं है। दूसरा, मुझे जरा बताइए कि वोट बैंक मौजूद है इस मुल्क में पीटीआई के पास, काफ लीग हमारी उसका इलेक्टरल अलायंस था, वो सीट एडजस्टमेंट के तहत आई है। वोट बैंक इस मुल्क में पीपल पार्टी का है, वोट बैंक इस मुल्क में पीएमएल-एन का है। तो मुझे ये बताइए
कि इस वक्त काफ लीग के साथ वो कौन से लोग हमारे शामिल होंगे या राब्ते में हैं। काफ लीग के पास तो आप जरा गुजरात से बाहर निकले तो मुझे बताएं उनके पास क्या वोट बैंक। अरे मायूतर खान साहब, बात यह है कि आपकी पीटीआई की हुकूमत बिल्कुल जरूर है, लेकिन परवेज इलाही साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस है पंजाब असेंबली के अंदर। वो तो यहां तक ऑन एयर कह चुके हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि सीमी एजदी साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और वलीद इकबाल साहब, उनके सेनेटर बनने में परवेज इलाही साहब कहते हैं मैंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो नहीं बन सकते थे, उनके वोट निकल जाते हैं दूसरी तरफ। उन्होंने आपका इसमें हेल्प आउट किया, उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते और शायद यही खतरा है। मैं बहुत एहतराम करता हूं PMLQ का और मैं समझता हूं कि वो हमारे अच्छे साथी हैं। अभी हाल ही में वजीर आजम की उनसे मुलाकात भी हुई है। वो लीडरान जो PMLQ के हैं वो समझदार सियासतदान हैं और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी जो सियासी साख है उस पर किसी किस्म का असर पड़े। इस वक्त वो PTI के सियासी साथी हैं। ठीक है आसिफ करमानी साहब, आपको फिर क्या वजह लग रही है इसकी, ये शो ऑफ हैंड वाला जो PTI की गवर्नमेंट चाह रही है कि शो ऑफ हैंड से सेनेट की वोटिंग हो? मैं समझता हूं जी कि जो काफ लीग के बारे में हुमायूं साहब ने बात की है, तो असल तो खौफ यही है कि इत्तेहादी जो हैं, और जैसे कि आपने एक काफ लीग वालों का बयान भी कोट किया कि अगर उनकी मदद शामिल ना होती तो PTI के 2 सेनेटर इलेक्ट ना हो सकते। तो मैं समझता हूं कि ये जो शो ऑफ हैंड है, ये PTI वाले जो हैं वो एक तरह का अपने इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इज़हार करना चाह रहे हैं। रह गई जहाँ तक बात कि ये होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आपने भी जैसे फरमाया कि इसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है। हुकूमत इसको अकेले नहीं कर सकती है, लेकिन बादियों नज़र में तो मुझे यही आता है कि चूँकि इनका अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है, इनके इत्तेहादियों को अक्सर इनसे शिकायत पैदा होती हैं। और फिर वज़ीर आज़म साहब जो एक ज़माने में कहा करते थे जिन लोगों को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उनके घर जाके फिर उनको मनाना भी पड़ता है, उनकी मिन्नत भी करनी पड़ती है। तो ये एक इत्तेहादियों को एक चाहते हैं ये उनको बांध कर रखना ताकि कोई खौफ ना और ताकि शो ऑफ हैंड। मुझे तो यही नज़र आता है कि ये इनके अंदर का खौफ है और इनके अंदर एक इनको आगे शिकस्त दर शिकस्त नज़र आ रही है। ये वो उसका मज़र है जी ये सब। ठीक, मैं तो ये समझता हूं। नवीद कबर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये इत्तेहादियों पर अदम एतमाद है या फिर अपने MPs पर अदम एतमाद है जिन्होंने वोट देना है? एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा उस बात को एक डायरेक्शन में ले गए। बात सारी ये है कि लोग तो खपा होते हैं ना, नॉर्मली भी होते हैं जब 2-2.5 साल हो जाएं हुकूमत को और हुकूमत कुछ डिलीवर ना करे इन टर्म्स के जो एक्सपेक्टेशन होती है इलेक्टेड मेंबर्स की, उनके अपने वोटर्स के लिए भी, तो वो प्रेशर हर वक्त रहता है। और इस लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो ओपन बैलेटिंग बिल्कुल चाहेगी ताकि उनके मेंबर्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें। अगर कोई सोच रहा है गड़बड़ करने की तो वो नज़र में रहें, वो इनके पास जितने हथियार हैं वो इस्तेमाल कर सके उनके खिलाफ। तो ये बात तो कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ द डे है इस लिहाज से उनको एक एडवांटेज होता है सीक्रेट बैलेट में। भाई सीक्रेट बैलेट में जितना आपको एडवांटेज होता है आपको ओपन बैलेट में उससे 10 गुना ज्यादा एडवांटेज होता है। फिर तो आपको क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज भी नहीं करनी पड़ती, पीछे से फोन कॉल्स नहीं करने पड़ते। सर पीपल पार्टी इसकी बेनिफिशियरी रही है पिछले इलेक्शन के अंदर, आपने KP के अंदर से भी निशिस्तें उठा ली थी, कम सीटों के साथ आपने सेनेट की वहां से सीटें उठा ली थी। वो बातें भी आपको याद हैं जो कि मरहूम हासिल बिजंजो साहब ने कही थी। अब बात सारी ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इलेक्शंस में इतनी मैनिपुलेशन होती रही है तो कि एक बुराई फिर तो ये बेहतर है सर, फिर ये आप फिर इस राय को सपोर्ट करते हैं? रहती सॉरी आप फिर इस राय को सपोर्ट करते हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, ये सारा खत्म हो जाए सारी खरीदारी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आप जो है मेंबर्स को ऑल वल्नरेबल कर देंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा तरीक़ेकार जो है इलेक्शंस का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का है, वो ही कानून कहता है। अब वो ट्रांसफरेबल वोट तो नहीं हो सकता, शो ऑफ हैंड तो शो ऑफ है, स्पेसिफिक नंबर पे ही
वो कर देंगे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या मंतक है, इसको इवन थिंक थ्रू किया गया है या बस इसी उसमें कि भाई हमारा कोई भी मेंबर इधर उधर ना हो, वो इन्फोर्स करने के लिए बात की गई है। ठीक है, चले मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो जो पेट्रोलियम बहरान था जून का, उस पर रिपोर्ट तो सामने आ गई है, लेकिन क्या एक्शन भी होगा, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। जून में जो पेट्रोल का बहरान आया था मुल्क के अंदर, उस पर जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो काबीना के अंदर पेश की गई और वो रिपोर्ट पब्लिक तो हो गई है, सामने आ गई है मंजर आम पर, जिसमें ओगरा की तहलील की सिफारिश की गई है, बाइकों का ऑपरेशन रोकने की सिफारिश है इसमें, और पेट्रोलियम डिवीजन के आला अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का कहा गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि मार्च में पेट्रोल की दरामद पर बैन यानी पाबंदी का जो फैसला था वो फैसला गलत था। गो के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उसकी पाबंदी नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम तरीन सतह पर थीं तो उस वक़्त पेट्रोलियम डिवीजन और डीजी ऑयल जो हैं वो OMCs को पाबंद नहीं कर सके कि वो जो उठाना है स्टॉक वो उठाएँ रिफाइनरीज से, और इस वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो महरूम रहे पेट्रोलियम मसनूआत की कम कीमतों से फ़ायदा उठाने से। ये वो तमाम चीज़ें सामने आई। 25 अरब के करीब तकरीबन फ़ायदा उठाया यहाँ पे OMCs ने इस बहरान के अंदर, लेकिन जो उन पर जुर्माना हुआ वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए का हुआ। इस पर अब काबीना के अंदर आज काफ़ी बहस हुई और कई वज़रा ने कहा कि सख्त एक्शन होना चाहिए, जिस पर एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है जो अपनी सिफारिशात तैयार करेगी। 4 रुकनी कमेटी है, इसमें आज़म सवाती साहब को बाद में ऐड कर लिया गया था। लेकिन क्या एक्शन होगा, डिसाइसिव एक्शन होगा? हमारी उतर खान साहब, क्या इबरत का निशान बनाया जाएगा लोगों को? देखिए, अच्छी बात यह है जो पहले बड़ी कम हुई है कि एक बहरान आया और उस पर एक कमेटी बनी और उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उस पर काबीना ने अब कमेटी बनाई है, सब कमेटी आगे देखते हैं वो क्या फैसले करती है। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें होंगी वो अदालतों में पहुंचेंगी और हमने देखना यह है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आई है, मुल्क के जो कवानीन हैं, मुल्क के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको वो अदालतों में उनकी कितनी ट्रैक्शन होती है। क्योंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और मुतात रवैया अख्तियार करती हैं। तो ये बातें अगर इस पे चार्जेस लिए गए और FIRs कटी तो ऑब्वियसली ये अदालतों तक पहुंचेंगे और उसमें देखते हैं फिर क्या फैसले होते हैं। वैसे ये रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही जारी की गई है, जारी नहीं कर रही थी हुकूमत। वैसे चलें, अच्छी बात है, जारी हो गई है जी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है इस पे जनाब आसिफ किरमानी साहब के एक्शन होगा यहाँ पर? वो कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आज तक तो सिर्फ इन्होंने गुफ्तगू की है। मेरा सवाल ये है कि आटा चोरी, चीनी चोरी स्कैंडल और जो अद्वियात का स्कैंडल हुआ, उनकी जो रिपोर्टें बनी, किन लोगों को आज तक सज़ा दी गई मुझे बताइए। यानी आवाम की जेब से आटा और चीनी मिला के कुछ 400-500 अरब रुपए का डाका डाला गया लोगों की जेबों पर, और जो चीनी हमारे दौर में 55 रुपए थी उसको 115 पे ले गए और फिर 115 से उसको 80 पे ला के कहते हो चीनी सस्ती हो गई। यार किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? पहले जो इंक्वायरी कमेटियां बनी हैं, जो रिपोर्टें आई हैं आटे पे, चीनी पे, अद्वियात पे, उनके जो डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, उनको क्या सजा दी गई है जी? क्या क्या ओहो, क्या देखे जी, लोगों की जेबों से अरबों रुपया लूट के ले गए और अब आप उसको एक लंबा प्रोसेस डाल दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या हुआ? कितने लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया गया? कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई? या अपोजिशन के खिलाफ तो हर एक घंटे बाद एक झूठी नई FIR बना दी जाती है। वो यानी आपको उम्मीद नहीं है कि एक्शन होगा यहाँ पर भी कोई? बट कढ़ाई वाला, उस पर पर्चा हो जाता है, उस पे पर्चा हो जाता है, DJ बट पे पर्चा हो जाता है कि वो बेचारा साउंड सिस्टम के लिए रोजी कमा रहा है। क्या इन्होंने आज तक कौन सी रिपोर्ट पे एक्शन लिया जी? जो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि इस पर भी कोई एक्शन होगा। ठीक है। और ये तो
अल्लाह ताला इनसे, इस हुकूमत से जान छुड़ाएगा तो जाके पाकिस्तान के मामला हालात ठीक होंगे जी। बहरहाल किरमानी साहब, आज आपको डीजे भट्ट के साथ बड़ी हमदर्दी हो रही है। 2014 में उस वक्त भी ये साउंड सिस्टम चला के रोजी कमा रहा था जब आपने इसके खिलाफ नहीं, मुझे हर उस शख्स के साथ मुझे हर उस मुझे नहीं, एक सेकंड अब लेट मी, मुझे हर उस शख्स के साथ हमदर्दी है जिसके खिलाफ नाजायज पर्चा बनेगा, जिस पर झूठा इल्जाम लगेगा। एक आने की नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का इल्जाम नहीं है और उसको उकामा पे आपने फारिग किया। ऐसे ना करें, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। ये सबका मुल्क है, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये सिर्फ मेरा या हुमायूं साहब का या नवीद साहब का मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ इंसाफ देना होगा, लोगों को इंसाफ लाना होगा, जिसके लिए कायदे आजम ने ये पाकिस्तान बनाया था। मेरी बस इतनी गुजारिश है जनाब। नवीद कमर साहब, ये जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिस तरह बात की मायूं अख्तर खान साहब ने, ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, क्या उनके खिलाफ हम एक्शन यहाँ पे लेंगे? जाहिर है उसके भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बड़े सख्त किस्म के। आज प्राइम मिनिस्टर ने इशारा तो दे दिया कि मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। ये आसान काम है क्या? देखो, ये एग्जैक्टली समर, अनफॉर्चुनेटली एक तो ये है कि आपने दिन की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी उसको आखिरी 5 मिनट में रेलिगेट कर दिया है। बात सारी ये है कि आप इशू जो क्रक्स है इशू का, उस पे आए ना। ये आटा चीनी दोनों स्कैंडल्स कैसे गुम हो गए? वो गुम इसीलिए हुआ कि आपने स्कोप इतना वाइडन कर दिया कि जाहिर है कि आप उधर एक्शन कोई नहीं ले सकते। इशू ये है कि आपने जब ऑयल प्राइसेस दुनिया में WTI जो है वो नेगेटिव पे थी, बिलो जीरो, मतलब वो पैसे दे रहे थे कि आप उठाओ, और इवन ब्रेंट जो था वो $13-14 से बैरल पे आ गया था। चीपेस्ट ऑयल हमारी लाइफ टाइम में जो हमें नजर आ रहा है, वो उसको उठाने की बजाय और अपने यहाँ स्टोरेज करने की बजाय हमने बैन कर दिया कि जी आप नहीं उठाएंगे कुछ भी, क्योंकि सस्ता है इसलिए आप नहीं उठाएंगे। ये क्या मंतक थी और किसके वॉच पे ये सब कुछ हो रहा था? आई एम सॉरी, आप कह रहे हो कि डीजे ऑयल और सेक्रेटरी पेट्रोलियम, अगर मैं वजीर होता, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जब इस किस्म का कोई फैसला होता? 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव बीन मिनिस्टर पेट्रोलियम, आई नो कि दीज डिसीजंस आर नॉट टेकन विदाउट कंसल्टेशन विद द टॉप। तो भाई ये बात ना करें ना, हम अब हर चीज को जो है वो इतना कॉम्प्लिकेट करके हम OMCs के पीछे लग गए। भाई जिन्होंने फैसला किया पहले तो उनके पीछे तो लगो ना, उनसे तो पूछो कि तुम लोगों ने ये फैसला क्यों, कैसे किया? दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। बिलियंस का जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम अपने जेबों से। तो नवीद कमर साहब, ये जो कमेटीज हैं, आपको क्या लग रहा है ये वजीरों को बचाने के लिए ये कमेटीज बनाई जा रही है? भाई गोल करने के लिए, जब कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेटी बनाते हो ना। ये तो कोई नई चीज तो नहीं है। हमेशा कमेटियों पे कमेटियां बनाते हैं। जैसे पिछले स्कैंडल्स में सिर्फ कमेटियां ही बनी ना, फिर क्या हुआ? क्या किसके खिलाफ एक्शन हुआ? तो इधर भी यही होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। एक आध बंदे को स्केपगोट करके उसको फारिग कर दिया जाएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और अरबों रुपए का जो है किसी ने देखा भी नहीं है कि वो कहाँ गए सारे पैसे। और एक्शन भी किसी निचली सतह के किसी अफसर के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट टॉप बॉस। हाई कोर्ट ने कहा हमारे कहने पे ये इंक्वायरी हुई, हमारे कहने पे रिपोर्ट लिखी गई, अब हमारे कहने पे ये पब्लिक होगी। अब पब्लिक हुई है तो आई वुड होप कि लाहौर हाई कोर्ट वुड आल्सो गिव डिसीजन कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए फौरी तौर पे किसी टाइमलाइन के तहत। मायूं अख्तर खान साहब, ये वज़रा को बचाने के लिए ये कमेटियां बताई जा रही हैं, जहां चीजें आ गई सामने तो फिर एक्शन हो जाना चाहिए। और जो नवीद कमर साहब बात कर रहे हैं कि छोटे अफसरान को यहाँ पे कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, जो टॉप बॉस है, जो वजीर है, उसकी मर्जी के बगैर तो फैसले नहीं हो सकते। कि जब दुनिया में कीमतें कम तरीन सतह पर थी तब पाबंदी लगा दी गई कि इंपोर्ट नहीं करना, आपने तेल दरामद नहीं करना, जिसका नुकसान हुआ। ज़ाहिर वजीर की मर्जी के बगैर तो ये फैसले नहीं होते। अगर हमने वजीरों को बचाना होता तो हम ये इंक्वायरी क्यों करते हैं? दूसरी ये बात है कि ये बहुत ही, और नवीद कमर साहब को मालूम है, वो वजीर रह चुके हैं, कि ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होते हैं ये ऑयल की कीमतें मुकर्रर करने की। और इस बहरान के बाद बहुत सी चेंजेस लाई भी गए हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से ऑयल की प्राइसेस डिटरमिन होंगी पाकिस्तान में और ये कंपनी सफिशिएंट स्टॉक रख सकेंगी। अगर एक कानून हो या रूल्स हैं जिसके तहत एक कंपनी अगर एक स्टॉक उठाएगी तो उसको अरबों का नुकसान हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कंपनी कहेगी कि यार मैं बेशक फाइन दे दूं, मैं ये क्यों उठाऊं। तो ये हमें ओवरऑल अपना जो
तरीकाकार चेंज करना है जो कि चेंज हो चुका है उस बहरान के नतीजे में। तो हमने किसी को नहीं बचाना, हमने इंक्वायरी ऑर्डर की, ये चीज सामने आई है और अब हम इस पे आगे ठीक है, बिल्कुल सही है, इस पे एक्शन होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। इस पे एक्शन अगर नहीं होगा, पेट्रोलियम बहरान वाले मामले में 25 अरब पाकिस्तानी अवाम की जेबों से लूट लिए गए और फ़ायदा जो है यहाँ पे ताकतवर को पहुँचाया गया, सरमायाकार को पहुँचाया गया। अगर एक्शन नहीं होता तो आइंदा भी इस तरह के पाकिस्तानी कौम के साथ लूट मार के वाक़यात होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।